हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ALT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, कनक कनकते सगुनी मदकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा। कनक कनकते सगुनी मदकता अधिकाय में आपको अलंकार छांटना है, कौन सा अलंकार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यमक अलंकार। कनक कनकते सगुनी मदकता अधिकाय में यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक, और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और श्लेष को भी देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उनके अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, आपको यमक और श्लेष अलंकार में कंफ्यूज नहीं होना है। यमक में है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। और जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उनके अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ठीक है ना, अनुप्रास और यमक और श्लेष में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहाँ एक ही शब्द, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उनके अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे जो है पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन पानी के जो है अनेक अर्थ हैं। ठीक है, मोती के लिए होगा चमक, और मानुष के लिए होगा प्रतिष्ठा, और चून के लिए होगा जल। ठीक है, पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन मोती के लिए होगा चमक, और मानुष के लिए होगा प्रतिष्ठा, और चून आटा के लिए होगा जल। ठीक है ना, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अनुप्रास का अर्थ है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, यमक अलंकार को भी देख लेते हैं। यमक अलंकार, जहाँ दो या दो से अधिक बार शब्द आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भय, ये जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। और शोक, ये जो है करुण रस का स्थायी भाव है। और हास, ये हास रस का स्थायी भाव है। ठीक है, लेकिन श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हास, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है।
और ये विस्मय, ये जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। लेकिन विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कितने रसों को चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की थी? भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की चर्चा की थी। और भरत मुनि ने कौन से रस को रस नहीं माना? वो जो है शांत रस है। शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है, ठीक है ना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्सल रस, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल रस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु सोदायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। इस पंक्ति में दोहा छंद होगा। दोहा जो है यह एक अर्धसमात्रक छंद है। इसके पहले और तीसरे में इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। दोहा एक अर्धसमात्रक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छप्पे। छप्पे छंद में जो है 6 चरण होते हैं। और इसके अलावा एक और भी छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। वो कौन सा छंद है? वो कुंडलिया है, ठीक है ना। वो छंद कुंडलिया है। छप्पे और कुंडलिया ये ऐसे छंद हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। ये एक विषम मात्रक छंद है। अगला क्वेश्चन है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मात्राएं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रक छंद है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रफू चक्कर होना। 9-2-11 का अर्थ है रफू चक्कर होना, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कष्ट होना, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कष्ट होना, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्तियाँ का अर्थ है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश पाताल का अंतर होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांडों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा कहलाई। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा कहलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 343 से 351 तक, इसमें जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राष्ट्रीय राजभाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 356 अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1850। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है ना, और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, और 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है भारत आज़ाद हुआ था। और 1955 में बाल गंगाधर खेर यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीपल पात सरस मंडोला इनमें से कौन सा अलंकार है। पीपल पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसकी पहचान भी होती है, जिस शब्द में सा सी सरिस ये शब्द लगे हों वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे सरिस शब्द आया है। ठीक है ना, इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए, जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और यमक को भी देख लेते हैं। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और श्लेष को भी देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उनके अर्थ अनेक हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है,
और पीपल पात सरस मंडोले में उपमा अलंकार होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। प्रदर्शनी शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदर्शनी। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सच्चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्चयन शब्द का संधि विच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतधन चयन। ठीक है ना, सतधन चयन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल। भक्ति काल में ही हिंदी का स्वर्ण काल रहा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में जो है कौन सा समास है। ठीक है ना, पीताम्बर में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में समास कौन सा है ये आपको छांटना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। ठीक है ना, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पावक शब्द का संधि विच्छेद है। पावक का संधि विच्छेद छांटना है आपको, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावधन अक। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगत धन ईश। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। ठीक, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।